नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज हम जिस खबर का खुलासा करने जा रहे हैं वो है कोरोना जिहाद का मास्टर प्लान। जी हां, किस तरह से आईएसआईएस, मौलाना साद और कोरोना जुड़े हुए हैं ये आज आपको बताएंगे। किस तरह से इस्लामिक स्टेट, दिल्ली के दंगे और मौलाना साद और मरकज जुड़ा हुआ है ये आपको बताएंगे। प्रोपेगेंडा मैगजीन है एक आईएसआईएस की और उस मैगजीन में मौलाना साद की तारीफ होती है। उस मैगजीन में कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन काम किया आपने, कोरोना कैरियर बने हैं आपने कोरोना को फैलाया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना फैलाने के लिए कहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इसके अलावा भी इस मैगजीन के अंदर आगे यह भी लिखा हुआ है कि आपको बदला लेना है उन लोगों का जो जामिया हिंसा मामले में, जो स्टूडेंट्स जो हिरासत में लिए गए हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका आपको बदला लेना है। जरा सोच कर देखिए इस्लामिक स्टेट क्या कहना चाह रहा है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, वो हिंदुस्तान का कानून नहीं मानेंगे, इस्लामिक स्टेट जो कहेगा उसके इशारे पर चलेंगे? वो कौन होता है यहां पर कुछ कहने वाला? लेकिन यहां पर सीधे सीधे जिस तरह से आईएसआईएस ने तारीफ की है मौलाना साद की, मरकज की, उससे एक बार फिर शक की सुई मौलाना साद पर जा टिकी है कि क्यों नहीं कहा जाए कि मौलाना साद ने सोचे समझे ढंग से मरकज के लोगों को, तबलीगी जमात को बाकायदा एक कोरोना बम के तौर पर पूरे देश में फैला दिया और आज जिसकी बदौलत देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आईएसआईएस का प्लान नंबर क्या कुछ है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा गया है। ये आपको दिखाते हैं कि क्यों मौलाना साद की, मरकज की तारीफ की गई है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। इस महामारी ने धरती पर अल्लाह का शासन दिखाया है। इस महामारी ने अल्लाह का शासन स्थापित करने का रास्ता दिखाया है। अल्लाह के काम पर जुट जाइए। इस खतरनाक बीमारी का कैरियर बनकर काफिरों की कॉलोनियों पर टूट पड़िए। अल्लाह के करम से इस बीमारी से आपका बाल भी बाका नहीं होगा। तो जरा सोच कर देखिए कि कितनी घटिया सोच है आईएसआईएस की, और वो मौलाना साद की तारीफ कर रहा है और मौलाना साद पर भी इल्जाम लगे हैं कि जानबूझकर उन्होंने कोरोना फैलाया, कोरोना को पनपने दिया, जमाती बाहर जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया, उनसे मरकज में रुकने के लिए कहा। प्लान नंबर 3, खुदा में यकीन करने वालों, घरों से निकलो और अल्लाह ने जो ये महामारी का हथियार तुम्हें दिया है इसे लेकर काफिर मुल्क की सेना पर टूट पड़ो। यह हथियार पत्थरों से बहुत ज्यादा घातक है। काफिरों को बड़ी संख्या में मारने का कोविड-19 से अच्छा मौका तुम्हें और कब मिलेगा? जरा घटिया सोच देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, जब कहा जा रहा है घरों से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, तो कह रहे हैं। और पत्थरबाजों, तो कश्मीर के पत्थरबाजों को भी कह रहे हैं कि देखिए पत्थर मारने से अच्छा है कि कोरोना से मारिए, आप कोरोना के कैरियर बन जाइए, ये नहीं पता कि खुद भी तो मरेंगे। अल्लाह पर यकीन करो। प्लान नंबर 3, काफिर हमला करे तो मत चूको, जितना हो सके उतना हमला करो। छोटा चाकू भी उतना ही असरदार होगा। चेन, चाकू, रस्सी, कैंची, हथौड़ा भी काफिरों की हत्या में काम आ सकते हैं। धारदार शीशे से भी मारा जा सकता है। गला घोटकर मारने के लिए लंबा कपड़ा भी काम आ सकता है। काफिरों पर कोरोना वायरस फैलाओ। भाई किसको मारना है चेन, चाकू, रस्सी और कपड़ों से? कौन है काफिर? क्या कुछ हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? जो मुल्क के खिलाफ बात करते हैं वो काफिर नहीं है, जो देश से गद्दारी करते हैं वो काफिर नहीं है, जो देश में कोरोना बम बनकर घूमते हैं, मस्जिदों में जा छिपते हैं वो काफिर नहीं है। किसको काफिर कह रहे हैं आप? हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से मौलाना साद पर सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर आईएसआईएस कहता है कि मौलाना साद तुमने बहुत खूब काम किया तो उसी थ्योरी को बल मिलेगा जिसमें कहा जा रहा था कि मौलाना साद से गलती नहीं हुई है बल्कि उसने जानबूझकर देश भर में जमातियों को कोरोना बम बनाकर फैलाया है। देखिए पिनाज, इस समय अगर हम देखें कि आईएसआईएस दुनिया का जो सबसे खतरनाक आतंकी संगठन दाइश था, अगर उसकी ऑनलाइन मैगजीन जो कि इंस्टाग्राम और तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है, उसमें वो मोहम्मद साद की तारीफ़ करता है और कहता है कि वो कोरोना वॉरियर, एक तरह से कोरोना फैलाने के लिए कैरियर के तौर पर, और उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये सवालों के घेरे में यकीनन उस आदमी को ला देता है। लेकिन आप देखेंगे कि आईएसआईएस पूरी दुनिया में एक आतंक की एक ऐसी लहर फैलाने में कामयाब हुआ था जिससे जैसी
दुनिया ने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। जिस तरह उसने लोन वुल्फ अटैक की बात की, ये 2014 में जब पहला उन लोगों ने ऑनलाइन एडिशंस में सब बोला था कि किस तरह हत्या करनी है पत्थरों से, चाकू से। लेकिन कोरोना एक ऐसा जैसे वक्त में जब पूरी दुनिया घुटने के बल है और पूरी दुनिया इससे बाहर निकलने की कोशिश में, ऐसे में एक आतंकी संगठन ये कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को मोटिवेट करे, मतलब एक तरह से मोटिवेट करे उनको जो आतंक फैला सकें। ये एक अलग किस्म की चुनौती है और इसमें मौलाना साद जो हिंदुस्तान में पहले ही बड़ी लापरवाही और जिसकी जांच ये हो रही है कि क्या वो जानबूझकर की गई थी, क्या वो जानबूझकर किया गया था। और जिस तरह से तमाम ईडी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं, सीबीआई की बात की जा रही है बार बार, हालांकि पुलिस ने कई जगह इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशंस में अभी शामिल नहीं हुए जिस तरह शामिल उनको होना था। और कल ही किस तरह से 2200 से ज़्यादा जो जमाती अलग अलग जगह से आए थे जिनके पासपोर्ट रद्द किए और 10 साल तक भारत में आने पर बैन किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर दाइश किसी की तारीफ करता है तो मैं समझता हूँ पिनाज उसको सवालों के घेरे में होना ही है और उस पर जांच यकीनन जरूरी है कि किस तरह से एक ऐसा आतंकी संगठन। जी धीरेन्द्र, क्या वक्त भी आ गया है कि तमाम मुस्लिम संगठनों को भी आगे आना चाहिए? अगर इतना बड़ा इस्लामिक स्टेट नाम का जो आतंकी संगठन है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, अगर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता है कि आप कोरोना कैरियर बन के जो है फैलाइए, काफिरों पे हमला कीजिए, चेन जिस भी चीज़ से हमला कर सकते हैं करिए, पत्थर से बेहतर तरीका है कोरोना से मारना, तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो अब वक्त आ गया है कि बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी करने वाले तमाम संगठन जो हैं अब ऐसी लोगों के खिलाफ फतवे जारी करें और इनका बहिष्कार करें, इनको ब्लैकलिस्ट करें। तभी मुसलमानों को जो बार बार शक की निगाहों से देखा जाता है, जो समाज में एक सवालिया निशान उठ जाते हैं, वो खत्म होंगे। देखिए बहुतायत जो मुस्लिम समाज है उसमें किसी पर भी कोई शक नहीं, हम लोग जनरली देखते हैं कोई शक नहीं करता है उन पर। लेकिन जो इस तरह के संगठन है जो इस तरह से कुछ लोगों को आगे बढ़ाकर आगे करते हैं, इसमें एक बड़ी बात यह है कि किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो देशभक्त है, क्योंकि जो इस देश में है हम ये मानेंगे और ये उस देश का उतना ही देश है जितना हमारा। लेकिन ये ज़रूर बात है, जो बड़ी बात आपने कहा है कि फतवा देने वाले, यानी वो लोग जो हर एक चीज़ पर फतवा देते हैं कि खाना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, उनको ऐसे वक्त में ज़रूर सामने आना चाहिए। ये बड़ी बात है और इसी तरह से उनको सामने आना चाहिए। ये बाकी सबको आना चाहिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर सब जितना मैं देशभक्त हूँ इतना ही वो भी देशभक्त है और किसी पर सवाल नहीं, ना मुझे प्रूव करना ना उसको प्रूव करना। लेकिन उन फतवाबाजों को जिनको मौका मिलते ही, चाहे वो स्क्रीन पर हो चाहे वो कहीं हो, फतवा देने लगते हैं और पूरे समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनको आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वो मौलाना साद या ISIS की इस गतिविधि को क्या कहते हैं, जो देश के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं और एक तरह की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और बड़ा लक्ष्य यही है पिनाज, इस मैगजीन का भी लक्ष्य ये साद के बहाने, शाद किस तरह उसमें शामिल है नहीं है ये तो जांच होनी चाहिए, होगी। लेकिन एक बड़ा जो पहला एकदम दिखाई देता है वो ये है कि वो किसी भी तरह ताकि बाकी सबको शक के दायरे में ला देना चाहता है और क्रिएट करना चाहता है ताकि समाज के अंदर अलग अलग एक अविश्वास की खाई हो। ये उनका एक एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, इसी के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये मैगजीन जो है वो उपलब्ध है और ISIS का काम ही जो है वो रेडिकलाइज करके यूथ को धर्म के नाम पर उसको बरगला कर वो कोशिश करता है कि अपनी आतंक की नीतियों में शामिल कर सके। और पूरी दुनिया में हमने देखा है, गनीमत यह है कि हिंदुस्तान में उसके इस रेडिकलाइजेशन का असर जो है वो बहुत कम हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इस तरह की जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं वो किस तरह से एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही हैं कि हिंदुस्तान के यूथ को, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, धर्म विशेष के लोगों को क्या रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है ISIS। यूरोप में ISIS ने कई बार लॉन वुल्फ अटैक भी किए हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि लॉन वुल्फ अटैक क्या होता है, कैसे बुज़दिल दहशतगर्द भेड़िए की तरह से वार करते हैं, और उसके बाद धीरेन्द्र से भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अब जब सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें जो हैं सर्कुलेट हो गई होंगी, लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई होंगी, तो ISIS का जो मोडस ऑपरेंडी होता है कि आप सिर्फ लोगों को रेडिकलाइज कीजिए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए और उसके बाद आतंक फैलाइए, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले लोन वुल्फ अटैक पर यह रिपोर्ट देखिए। भीड़ भाड़ वाले बाजार में अचानक एक ऐसा हमला होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। वो आम इंसान की भेष में आता है और सबको रौंद कर चला जाता है। इस तरह के सरप्राइज अटैक को ही लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। ऐसा हमला जिसे बिना टीम के अंजाम दिया जाता है
अकेला आतंकी ऐसे हमले को अंजाम दे सकता है। भेड़िए की तरह अकेला हमला करने की रणनीति। हमले में छोटे हथियारों, चाकुओं, ग्रेनेड का इस्तेमाल। ग्रुप लीडर से जुड़े बिना होते हैं ऐसे हमले। आईएस आतंकियों की दाल दुनिया के किसी देश में नहीं गल रही, इसलिए स्थानीय स्लीपर सेल का फायदा उठाकर आईएस ने हमले के लिए लोन वुल्फ अटैक एक नई मोडस ऑपरेंडी अपना रखी है। आईएस लोन वुल्फ अटैक के जरिए कई हमलों को अंजाम दे चुका है। हमले में एक शख्स भीड़ भरी जगह पर खुद को बम से उड़ा सकता है, भीड़ पर धारदार हथियार से हमला कर सकता है। दरअसल ऐसे हमलों में लोगों को आभास तक नहीं होता कि खतरा उनके कितने करीब पहुंच गया है। हमलावर भी आसानी से भीड़ में घुस जाता है और किसी को उस पर शक तक नहीं होता। बताया जाता है कि लोन वुल्फ अटैक आमतौर से मॉल, मार्केट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे हमलों में आतंकियों को न तो पहचान का खतरा रहता है और न ही पकड़े जाने का खौफ। टीम न्यूज़ नेशन। आईएसआईएस हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में जुटा है। मरकज और मौलाना साद की तारीफ के मायने निकालना मुश्किल नहीं है। इससे पहले फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों का तार निजामुद्दीन मरकज तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस स्कूल की छत से पत्थर फेंके गए उसका कनेक्शन निजामुद्दीन मरकज से था। दिल्ली को जलाने वालों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। दिल्ली दंगों पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने में निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की, इसके बाद गहरी साजिशों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली दंगों को लेकर जांच में पता चला है कि दंगों के दौरान दंगाइयों ने राजधानी स्कूल में गुलेल लगाई थी। उस स्कूल का मालिक फैसल फारूक निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था। दंगे से एक दिन पहले वो देवबंद भी गया था। दिल्ली पुलिस की इस जांच के दौरान फैसल फारूक समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैसल फारूक पीएफआई, पिंजरा तोड़, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संपर्क में था। फैसल फारूक दंगे से एक दिन पहले देवबंद गया था। मौलाना साद का बेहद करीबी अब्दुल अलीम ब्रजपुरी में राजधानी स्कूल में हुए दंगों के मुख्य आरोपी फैसल फारूक से संपर्क में था। अब्दुल सलीम ओखला पश्चिम का रहने वाला है, मरकज प्रमुख मौलाना साद का करीबी है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि अब्दुल अलीम लगातार दंगों के आरोपी फैसल फारूक के संपर्क में था। दिल्ली में हिंसा के दौरान भी दोनों के बीच बातचीत हुई। आरोपी फैसल का राजधानी स्कूल में हुए दंगों में अहम रोल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल अलीम तबलीगी जमात में काफी अच्छी पोजीशन पर था, इसलिए उसने दिल्ली दंगे के आरोपी फैसल को दंगों के समय मदद की। तो क्या दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या मरकज के इशारे पर दिल्ली को जलाया गया? क्या दिल्ली को लहूलुहान करने के पीछे मौलाना साद ही मास्टरमाइंड था? दिल्ली में हुए दंगों की जांच के घेरे में अब निजामुद्दीन मरकज भी आ गया है। दरअसल राजधानी पब्लिक स्कूल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी फैसल फारूकी के फरवरी महीने में लगातार अब्दुल अलीम नाम के एक शख्स से बातचीत हो रही थी और वो अब्दुल अलीम के संपर्क में भी था। अब्दुल अलीम निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा हुआ है और मौलाना साद के बेहद करीबियों में से एक है। अब्दुल अलीम ने दंगों के दौरान फैसल फारूकी की मदद भी की थी। ये मदद किस तरह से और किस रूप में की गई थी, इसकी जांच की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा भी होगा। लेकिन निजामुद्दीन मरकज के दिल्ली दंगों की जांच के घेरे में आने के बाद मौलाना साद की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। मौलाना साद ने कोरोना संकट के बीच हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में भारतीय और विदेशी मुसलमान पहुंचे थे और उन्होंने तबलीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें मौलाना के साथ अब्दुल अलीम भी था, जिसने इस धार्मिक जलसे का आयोजन किया। जांच में पता चला है कि दिल्ली दंगों का आरोपी फैसल फारूक और मरकज के मुखिया मौलाना साद के फंड मैनेजर के बीच अहम रिश्ता है। मौलाना साद का एक रिश्तेदार भी फैसल फारूक के संपर्क में था। दंगे के दिन भी साद के करीबी और फैसल के बीच बात हुई थी। दंगों से पहले फैसल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की और एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बताई गई है। दिल्ली पुलिस को शक है कि मरकज का पैसा फैसल के जरिए प्रॉपर्टी में लगाया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फैसल के जरिए दंगाइयों को पैसा बांटा गया था। दिल्ली दंगों के मामले में फैसल फारूक समेत 18 लोग आरोपी हैं।
फैसल फारूक पीएफआई पिंजरातोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संपर्क में था। फैसल फारूक दंगे से एक दिन पहले देवबंद गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। दिल्ली से संवाददाता रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।